नमस्कार, शंभवी वेलनेस में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और मैं डॉक्टर अमीता पुरी, देश-विदेश की जानी-मानी मनोवैज्ञानिक और ग्लोबल अथॉरिटी ऑन नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ रिकवरी। तो ये बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं कि भई ये इतने नार्सिसिस्ट जो हैं, वो इतने ज़ालिम कैसे बनते हैं? उनके दिल में दया, ममता, मोह नहीं होता, उनको तरस नहीं आता हम पे या दूसरों पे इतना ज़्यादा अत्याचार करते-करते, तो वहाँ तो सभ्याचार करेंगे, सबके साथ बहुत आराम से प्यार से पेश आएँगे। तो घर ही में आके ये कौन-सा राक्षसी अवतार धारण कर लेते हैं और क्यों? तो ये बनते कैसे हैं? इतने जालिम क्यों होते हैं? तो जब इनकी जो पर्सनैलिटीज़ है ना बचपन में बन रही होती है, सो व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ कि ये जो इनका परवरिश उस वक़्त होती है तो जनरली पेरेंट्स का आपस में तना-तनी हो सकती है, फैमिली मेंबर्स के एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स के इश्यूज़ आ सकते हैं। तो इनके माइंड में परसेप्चुअल रिजेक्शन डिसऑर्डर की फीलिंग पनपने लग जाती है कि मैं शायद अनवांटेड हूँ या मुझे वो प्यार नहीं मिला जो मुझे मिलना चाहिए था। मेरा बर्थडे था, वो नहीं मनाया ठीक से, मुझे कभी कपड़े नहीं दिलाए, मुझे बाहर नहीं घुमाने लेके जाते थे, मेरे उस भाई को लेके जाते थे, मेरी बहन का करते थे, मेरा नहीं करते थे, बुआ आती थी तो होता था, मामी आती थी तो होता था, मतलब बहाने, दादी ये करती थी, नानी ऐसे करती थी। सो दे आर प्लेइंग द विक्टिम कार्ड ऑल द टाइम। और इनको समझ भी नहीं आता कि विक्टिम कार्ड प्ले करते करते इनकी खुद की पर्सनालिटी इतनी तार-तार हो जाती है कि ये दोहरे व्यक्तित्व, दोहरी पर्सनालिटी इनकी बन जाती है, सीमेंट हो जाती है बाय द टाइम ये 15-16 साल के होते हैं। 18-19 साल तक तो होते-होते बिल्कुल दुनिया को भी दिखने लग जाता है ना कि कुछ तो रॉन्ग है, समथिंग इज़ मिसिंग इन देयर पर्सनैलिटी, इन देयर बिहेवियर पैटर्न्स। क्योंकि भई ये जो दोहरी पर्सनैलिटी रखते हैं, बाहर कुछ और, घर में कुछ और, तो ये बातें खुलेंगी, कब तक दबी रहेंगी? लोगों को समझ आने लगेगा, लेकिन सफ़र कौन करता है? इनके पहले पेरेंट्स सफ़र करते हैं, वो देखते हैं कि भई हमारा बच्चा कैसा गुस्से में बोलता है, इनसेंसिटिव होके बोलता है, कितनी भद्दी-भद्दी बातें करता है, जो हमने कभी वो भाषा घर में नहीं बोली, वो कहाँ से सीख के आ गया? मतलब एजुकेटेड फैमिली की भाषा तो लगती ही नहीं है, आँखें इतनी बड़ी-बड़ी हो जाएँगी, गुस्सा इतना ज़ोर की आएगा और ऐसी भाषा बोलेगा अभद्र कि बोलते हैं कि हमें कहते-कहते में शर्म आती है। तो अगर बहुत बार हम बोलते हैं या पूछते हैं, दूसरे लोग भी, आप भी जानना चाहेंगे कि तो ये बाकी फैमिली मेंबर्स क्यों सुनते हैं उनकी ये बातें, ज़हरीली बातें जो इलॉजिकल है, कंप्लीटली इलॉजिकल, उसका कोई रियलिटी से लेना-देना ही नहीं है। लेकिन उन्होंने बोलना है, उन्होंने कहना है, उन्होंने ताने मारने हैं, उन्होंने खूब मारना-पीटना भी करना है। जैसे आज हमें कोई बता रहा था कि उनके हस्बैंड इतना गुस्सा करते थे और पागल हो जाते थे कि वो उनको इतना मारा, एक बार बुरी तरह से पीटा, बोलते हाथ छोड़ा मेरे पे इतना ज़्यादा कि मैंने बोला जान से ही मार डालोगे क्या? ऐसी क्या आफ़त आ गई? और बोलते मेरा कान का पर्दा फट गया, मेरे सिर से खून बहने लग गया और किसी तरह मुझे ये लेके गए हॉस्पिटल और वहाँ डॉक्टर ने जब पूछा तो झूठ बोलना पड़ा कि मैं तो गिर गई थी, एकदम दरवाज़ा मैं खोल रही थी तो मेरे मुँह पे आके लगा और कान में या कुछ तो हिल गया कि सब चोट एकदम खूनो-खून हो गया। यानी झूठ पे झूठ हम बचाने के लिए बोल रहे हैं। तो जब फैमिली मेंबर्स इस तरह की बातें करने लगते हैं, ये सिचुएशंस को कवर करने लगते हैं, इसका मतलब समथिंग इज़ रॉन्ग, नॉर्मल नहीं है। ये मेजर रेड फ्लैग होना चाहिए दूसरे फैमिली मेंबर्स के लिए कि भई ये रॉन्ग है, ये गलत है, ये अब्यूज़ है एंड वी हैव टू पुट अ फुट डाउन कि आज ये हुआ है, कल को इसके बाद और ज़्यादा होगा और ज़्यादा होता है।
और उसके बाद फिर जब वो अपने बच्चों में इस तरह की पर्सनालिटी बनते देखते हैं, उनके भी मेंटल हेल्थ इशू आ जाते हैं, उनके आईक्यू के इश्यूज़ आ जाते हैं, उनको और तरह की कई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स लग जाती हैं, फिजियोलॉजिकल लग जाती हैं। एक बार अभी यूएस में किसी ने मुझे बताया कि उनको पीसीओडी डिटेक्ट हुआ, मतलब डॉक्टर्स ने बोला कि आपको लगता है पीसीओडी है। बोले 30 इयर्स में तो मुझे किसी ने ऐसे बोला नहीं, प्रॉब्ली उसने गायनिकोलॉजिस्ट को वैसे दिखाया भी नहीं होगा, बट शी वॉज गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दोज गायनिक इश्यूज़ और बस दबाती दबाती वो चल रही थी। तो जब डॉक्टर ने बोला कि शायद आपका ये होगा, तो ब्लड वर्क करा, टेस्ट वगैरह करे, टेस्ट नॉर्मल आए, लेकिन सिम्टम्स सारे पीसीओडी के हैं। थायराइड के सिम्टम्स आएंगे, लेकिन थायराइड चेक करेंगे तो नहीं होता। ऐसे डिज़नेस होगी, चक्कर आएंगे, नोज़िया फील होगा, तो बीपी के इशू या डायबिटिक के इश्यूज़ के सिम्टम्स वो कॉपी हो रहे होते हैं, मैच हो रहे होते हैं सिम्टम्स, लेकिन जब वो टेस्ट करते हैं तो वो नहीं आता रिपोर्ट में। इसका मतलब कि फिजियोलॉजिकल कॉज नहीं है, तभी तो साइकोसोमेटिक बोलते हैं ना कि मन का कॉज है। तो उसी तरह इनके अंदर विद्रोह की भावना इतनी तेज होती है, हो जाती है, पनप जाती है एज दे आर ग्रोइंग अप बिकॉज ऑफ वन थिंग और दी अदर। मेरे मदर ने मुझे टाइम पे ध्यान नहीं दिया, मुझे कभी खाने को जो मैं चाहता था या चाहती थी मुझे कभी भी नहीं मिला। मेरे फादर दूसरे बच्चों को करते थे या दूसरे अपने भाई के बच्चों को करते थे, हमें ध्यान नहीं देते थे। कुछ ना कुछ इनके विक्टिम स्टोरीज़ ख़त्म ही नहीं होती, ये चाहे 70 साल के हो जाए, 80 साल के हो जाए। तो आप बताइए कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स ये बैगेज लेके चल रहे होते हैं। और वो सारा विद्रोह, क्रांतिकारी जो उनका भावना है अपने प्रति, और वो जो सारा दुख उनको लगता है कि मैंने दुख सहा, वो अपने बच्चों पे निकालेंगे और वो अपनी वाइफ या पति पे निकालेंगे, उनके फैमिली मेम्बर्स पे निकालेंगे और जहरीले जहरीले शब्दों से उन्हें ज़ख्मी करते रहेंगे। लेकिन मन में किंचित मात्र का भी क्लेश या एक होता है ना कि वो मन में वो एक फ़िक्र की भावना कभी भी नहीं आ सकती अपने बच्चों के प्रति या अपने पार्टनर के प्रति। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो जो सेंसिटिविटी है ना, उसका चिप ही मिसिंग है। तो मोबाइल कितना भी महंगा हो, अगर सिम कार्ड ही नहीं डला हो तो उससे बातें कैसे होंगी, वो कैसे एक्टिवेट हम उसको नॉर्मली कर सकते, नहीं होगा ना, वो तो फिर एक डब्बा ही बन के रह गया। तो उसी तरह कॉन्शियस का चिप, ईमान का चिप मिसिंग होता है और इसीलिए ये ऐसी हरकतें करते हैं। वरना नॉर्मल इंसान क्या होता है, गुस्सा आया, उल्टा सीधा बोला, एकदम ज्वालामुखी की तरह फट भी गए, उसके बाद वापस नीचे आ गए और नॉर्मल हो जाते हैं। जो बहुत हम बोलते हैं कि अरे वो तो गुस्सैल है, वो तो सन की है, वो तो गुस्से वाला है ना, ऐसे ही होते हैं ना। लेकिन जो एबनॉर्मल है वो सालों साल, महीना वो बात नहीं करेगा, घूर घूर के देखेगा, गलत शब्द बोलेगा, दिल छेदने वाली बातें करेगा, जानबूझ के करेगा, और फिर जब दूसरा पर्सन रिएक्शन में कुछ कहेगा तो फिर दुनिया को बताएगा कि देखो ये तो ऐसे बोलता है, ये तो ऐसे सोचता है, तभी तो मैं इसको ये कहता हूँ। यानी फिर इल्ज़ाम सारा वापस उस बंदे पे आपने लगा लिया। तो इसको ब्लेम गेम टेंडेंसी बोलते हैं। तो जब ये गैस लाइटिंग हो रही होती है, लव बॉम्बिंग होती है, जब आप वापस विड्रॉ करने लगते हैं, तो ये सारी की सारी जो हरकतें ये बचपन में वो बीज पड़ गए होते हैं। तो इसीलिए एज पेरेंट्स ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप को ये बात आपके दिल को छुएगी ना, तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और भर भर के शेयर कीजिए कि जो व्यक्ति अगले 3 महीने में, 6 महीने में, 2 साल में, मतलब नियर बाय फ्यूचर में जो शादी करने का सोच रहे हैं, तो प्लीज़ आप अपने पार्टनर के साथ कंपैटिबिलिटी एनालिसिस ज़रूर करवाइए। साइकोमेट्रिक टेस्टिंग होता है और बहुत अच्छे से होता है, ऑनलाइन भी होता है। ये कंपैटिबिलिटी एनालिसिस हो जाता है ना, तो उससे अपने बारे में और दूसरे के बारे में ना बहुत सारी बातें पता लगती हैं, जो कि फ्यूचर में
कितना काम आने वाली हैं रिश्तों को मजबूत बनाए रखने में, रिश्तों को संजोए रखने में, रिश्तों को खूबसूरत बनाने में। तो आई एम श्योर आप करेंगे ना। आप भर भर के शेयर कीजिए, कमेंट्स दीजिए अगर आपके मन को कुछ भी लगा कि रिलेटेबल लगा, या आपने अपने आसपास किसी ऐसे व्यक्ति को जूझते देखा है सालों साल, और वो बेचारा या बेचारी कुछ कह भी नहीं पाते और ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पाते, कह भी नहीं सकते और सहते रहते हैं। तो ये जब वो डेस्टिनी बन जाती है, ये व्यथा, तो इससे बाहर निकला जा सकता है। मेरे कई वीडियोस में इलाज के ऊपर और अपनी लक्ष्मण रेखा बाउंड्रीज़ कैसे बनानी है, हमारी नई किताब निकली है बाउंड्री एनहांसमेंट थेरेपी, और हमारे क्लिनिक में तो ये बहुत कॉमन हमारा टीम के लोग बात करते हैं, अरे वो केस है बेट लगाते हैं, बेट करते हैं। बेट इज़ व्हाट, BET, बाउंड्रीज़ एनहांसमेंट थेरेपी, कि भाई लक्ष्मण रेखा को हम कितना स्ट्रॉन्ग किस तरह बना सकते हैं। तो आप ज़रूर ये भर भर के आप शेयर कीजिए। कितनों की दुआएं, ना मालूम आपका एक शेयर से किसी इंसान जो दूर बैठा है, मायूस है, और शायद उसका ज़िंदगी से उसका विश्वास उठ गया है, रिश्तों से विश्वास उठ गया है, आपका एक शेयर उनकी लाइफ में एक जान भर देगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कितना कितना दुआएं आपको मिलने वाली हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।